हेलो दोस्तों, तो नमस्कार। यहाँ पे बिहार पुलिस का जो हम लोग सेट चला रहे हैं, 15 सेट का पूरा सीरीज है। तो 15 सेट में 9 सेट को हम लोग कवर कर चुके हैं और आज सेट नंबर 10 कवर करेंगे। तो आप अच्छे से बिहार पुलिस का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और इसको रिवीजन करके जाइए, क्योंकि बहुत से सवाल है जो रिपीट होकर आते हैं एग्जाम में। तो आप अच्छे से कीजिए। चलिए देखते हैं सेट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन सही है उसे देखना है। यह कई संविधानों का मिश्रण है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। यह पूरी तरह से ब्रिटिश संविधान पर आधारित नहीं, पूरी तरह से आधारित नहीं है। यह केवल भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर बनाया गया है। नहीं, तो ये भी गलत है। यह पूरी तरह से कनाडा के संविधान पर, ये भी गलत है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? यहाँ पे जो भाईचारे से प्रेरित है वह कौन सा संविधान है? ये हो जाएगा फ्रांस से जो लिया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के यातायात एवं बालता श्रम के रोकथाम से संबंधित है? जो बाल से, बच्चे से जो काम कराया जाता है उससे रिलेटेड है कौन सा संविधान? ये हो जाएगा अनुच्छेद 23। उसमें मानव के दुर्व्यवहार या बेगार या सभी प्रकार के बाल श्रम का निषेध करता है ये। ठीक है, अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी दायित्व का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, जिसे डीपीएसपी बोलते हैं। भाग 4। अगला देखते हैं। और भाग 4 में ये जो है आर्टिकल कितना से कितना तक आ जाएगा? 36 से लेकर 51। इसे भी याद रखिए। और 51 के ए में हमारा कौन सा है? मौलिक कर्तव्य को दिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटी का। फंडामेंटल ड्यूटी को कहाँ से लिया गया? तो यूएसएसआर से, रसिया से। अगला देखते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय कौन करता है? अगर भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव होगा तो ये किया जाएगा उच्चतम न्यायालय के द्वारा। अगला देखते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हैं? जो मंत्रिपरिषद होते हैं सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये हो जाएंगे लोकसभा के प्रति। लोकसभा में भी उत्तरदायी हो जाएंगे वो। अगला देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? सुप्रीम कोर्ट कितना साल के एज में रिटायर हो जाएंगे? तो ये रिटायर हो जाते हैं 65 साल की उम्र इनका जब भी पूरा हो जाए। अगला देखते हैं। और ये कौन सा आर्टिकल में है? तो 124 में यह प्रावधान जो किया गया है। अगला देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद कब स्थापित की गई? भारत का जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसे, उसकी स्थापना कब की गई थी? 1952 ईस्वी में की गई थी। 6 अगस्त 1952 ईस्वी को ये किया गया था। अगला है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, मतलब कौन सा अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित की गई? जो संघ की होती है उसे आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित की गई थी। तो ये किया गया था 343, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। कब किया गया था? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। इसे राजभाषा के रूप में अनुच्छेद 343 में रखा गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। और इस 14 तारीख को ही हम लोग इसीलिए हिंदी दिवस भी मनाते हैं। अगला देखते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? जो ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण जो दिया गया, तो उसे पहला राज्य लागू करने वाला कौन हो गया? तो ये हो जाएगा गुजरात। अब देखिए, अगला देखते हैं। अगला क्या कहता है? यहाँ पे सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? ये जैसे सूर्य हो गया, इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? सौरमंडल। सारा जो ग्रह होता है तो उसे सौरमंडल का भाग कहा जाता है।
अगला है, चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितना दिन लगते हैं? चंद्रमा को अपनी धुरी पर पूरा करने में कितना दिन लगते हैं? 27.3 दिन। ये दिवस पृथ्वी दिवस गलत लिखा हुआ है, 27.3 इतना दिन लगते हैं। अगला देखते हैं, अरब सागर भारत के ये जो अरब सागर किधर है? जैसे ये भारत हो गया तो अरब सागर इधर हो जाएगा, इधर बे ऑफ बंगाल, तो कौन सा साइड हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? यहाँ विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो कि कहाँ पे बनता है? बंगाल और ये बांग्लादेश बनाता है। अगर अगला देखते हैं, अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? यमुना, जमुना। अगला देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? इसका सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक कौन हो जाएगा? यह है ब्राजील, सबसे बड़ा ब्राजील है। तो अगर फिर कभी पूछ ले सबसे बड़ा ब्राजील, इसके बाद कौन कौन है? इसके बाद हो जाएगा वियतनाम, और इससे भी बड़ा कोलंबिया, और कोलंबिया के बाद इंडोनेशिया। बस इतना ज्यादा नहीं पूछने वाला है कभी भी। अगला है, कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? ये जो कोलेरू झील है कहाँ पर स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और ये आंध्र प्रदेश में कौन सा नदी पे है? तो गोदावरी नदी पे हो जाएगा, ये गोदावरी नदी पे स्थित हो जाएगा। अगला देखते हैं, झेलम, चिनाब और रावी उपनदी है किसका? तो हो जाएगा सिंधु का। अगला है, असम में सबसे पहला तेल कुआं कहाँ खोजा गया था? असम में सबसे पहले तेल का कुआं कहाँ पे खोजा गया था? डिगबोई में खोजा गया था। ये इसे तेल नगरी भी के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखते हैं, भेटिया भारत के किस राज्य से संबंधित है? ये जो भोटिया है वो भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड से ये है, वहाँ का एक जनजातीय है। और भी है, जैसे वहाँ पे एक है थारू, और एक राजी, और एक जौनसारी, ये सारा उत्तराखंड का है। जिस उसी प्रकार से राजस्थान में भी है, राजस्थान में हो जाएगा मीना या सहरिया, ये राजस्थान का। महाराष्ट्र में भी कुछ जनजातियां हैं, जैसे वारली, बैगा, कोली, कोंड, ये सब महाराष्ट्र का। और मध्य प्रदेश में भी है, तो जैसे भील, गोंड, कोल, ये सब ये मध्य प्रदेश का है। अगला देखते हैं, निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान में संग्रहित है? तो ये हो जाएगा कौन सा? सामवेद, से गाने वाला वेद भी कहते हैं। यहाँ पे अगला है, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? यहाँ पे पूछा सबसे पहले किस नदी को पार किया था, न कि उस नदी को पार करने से रुक गया था। इस वजह से आंसर आप जो मानना चाह रहे वो नहीं, सबसे पहले पार किया था ये सिंधु नदी को। सिंधु नदी को पार करके इंडिया में क्रॉस करता है। और ये कब किया? तो ये यहाँ पे दिया हुआ 326 ईसा पूर्व, ठीक है ना। और ये जो एक युद्ध हुआ था पंजाब के शासक चेनाब नदी पर, हाँ समझ, चेनाब नदी को आप मार सकते थे, तो चेनाब नदी पर जो भिड़ हुआ था पुरस के साथ, उसके बाद सिकंदर को उस युद्ध को हाइड्रोस्पीज या झेलम के भी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पुरस की भयानक हार हुई थी। अगला देखते हैं, बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? यह है तमिलनाडु में। अगला देखते हैं, कांचीपुरम में कैलाशनाथ धाम जो है, कांचीपुरम में कैलाशनाथ धाम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ये किसके शासनकाल में हुआ था? ये पल्लव डायनेस्टी के समय में हुआ था।
और ये कहाँ पे है? तो तमिलनाडु, तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु में स्थित है। और किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसको भी याद रखिए, नरसिंहवर्मन द्वितीय। अगला देखते हैं, खिलजी वंश का प्रथम शासक बताइए। खिलजी वंश का पहला शासक तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? बाबर का वास्तविक नाम ये जहीरुद्दीन। बाबर है जो है उसका वास्तविक नाम जहीरुद्दीन। अगला देखते हैं, मुसम्मन बुर्ज भारत के किस किले में स्थित है? मुसम्मन बुर्ज भारत के किस राज्य में स्थित है? यह है आगरा का लाल किला में। अगला है, श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई की तालाबंदी में कब हुआ था? ये इसमें बताना है कब हुआ था। वर्तमान में ननकाना साहिब उस जगह को, तलवंडी को, तो कब हुआ था जो बताना है। ये 1769 ईस्वी में, 1469 में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1539 ईस्वी। ये अगला देखते हैं, बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष हुआ था? बॉम्बे में डेक्कन में जो हुआ था पहली बार राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष हुआ? तो ये 1820 ईस्वी में। और इस प्रणाली को क्या रैयतवाड़ी व्यवस्था भी कहते थे? रैयतवाड़ी व्यवस्था इसी को कहा जाता था। और जो कि बंगाल में इस्तवारी बंदोबस्त से विपरीत है ये। अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, यहाँ पर क्या पढ़ा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहली भारतीय महिला, यहाँ पर देखिएगा भारतीय पहली महिला, तो ये हो जाएगी सरोजिनी नायडू। और किस अधिवेशन कब बनी थी ये 1925 ईस्वी में कानपुर में जो अधिवेशन हुआ था वहां पे, कानपुर। अगला देखते हैं, 1909 में भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने इनमें से कौन सा प्रस्ताव दिया था? इसमें से कौन सा प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार द्वारा 1909 में दिया गया था? ये मार्ले मिंटे सुधार था। ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? ऑपरेशन जो ये विजय है किस युद्ध से संबंधित है? कारगिल युद्ध 1999 में। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भारत की जीडीपी की गणना करता है? भारत का जीडीपी की गणना करने वाला कौन सा विभाग है? तो वित्त मंत्रालय नहीं है, यह है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सीएसओ। तो इसके द्वारा किया जाता है। अगला देखते हैं, भारत में पहला बैंक कौन सा था? भारत में पहला बैंक कौन सा था? ये हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इसकी स्थापना 1770 से 1832 तक ये रहा था, जिसे औपनिवेशिक भारत के पहले बैंक में भी इसे माना जाता था। और ये जो था ना, कंपनी के एजेंसी हाउस द्वारा स्थापित किया गया था, कंपनी के हाउस द्वारा। और इसके बाद हुआ था सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये कब किया गया था? 1911 में। अगर पूछ ले सेकेंड तो फिर सेकेंड में ये आ जाएगा। अब अगला देखते हैं, एफडीआई का अर्थ क्या है? उसने पूछा एफडीआई का अर्थ क्या है? ये हो जाएगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जो बाहर से पैसा आता है, एफडीआई वही है। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर। सर्वाधिक जनसंख्या का पूछा है, इसका आंसर हो जाएगा डी, दिल्ली। अगला है, समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो कौन कौन किसके लिए है? ये प्री नर्सरी से 12 तक के लिए है।
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, अकुशल श्रमिकों के प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है। जो अकुशल श्रमिक होते हैं उसके प्रवास के लिए निम्नलिखित में से क्या एक कारण है। जॉब या शहर से जो दूसरा जगह प्रवास करते हैं, माइग्रेंट वर्कर। ये हो जाएगा निर्धनता, बहुत ज्यादा वो गरीब होते हैं, पैसे की कमी वजह से यहाँ से यहाँ रोजगार करने के लिए जाते हैं। अगला है, किस राज्य सरकार ने पक्के पका हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है। ये जो पक्के पका हॉर्नबिल उत्सव है उसे राज्य उत्सव को घोषित किया गया है। ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। अगला है धालो। धालो का एक लोकप्रिय धार्मिक लोक नृत्य है। धालो कहाँ का एक लोकप्रिय धार्मिक नृत्य है। यह है गोवा का। अगला देखते हैं, हिंद स्वराज नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है। ये जो हिंद हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। महात्मा गांधी के द्वारा ऐसे ऐसा और बहुत सी पुस्तकें लिखी गई है, जिससे एक नवजीवन है, ये भी पूछता है नवजीवन। यंग इंडिया भी है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये भी महात्मा गांधी जी के द्वारा किया है। सुभाष चंद्र बोस जी का बात करें तो सुभाष चंद्र बोस जी का, अगर महात्मा गांधी का सारा पूछ लिया तो इस बार हो सकता है सुभाष चंद्र बोस जी का पूछ ले। तो सुभाष चंद्र बोस जी का लिखा गया इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा लिखा गया है। और सरोजिनी नायडू जी के द्वारा एक जो सबसे फेमस लिखा गया है, द गोल्डन थ्रेस होल्ड। द गोल्डन थ्रेस होल्ड। ज्यादा चांसेस है सुभाष चंद्र बोस का, आज नहीं तो कल पूछ ले, तो इसको आप इंडियन स्ट्रगल के नाम से याद रखिए। सुभाष चंद्र बोस ने किस तरह से स्ट्रगल किया, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश की आज़ादी में। और नेहरू जी का भी बहुत सारा बुक पूछा गया है, जिसमें से डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक है। और इनके इनके द्वारा ग्लिप्स स्टेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री भी लिखा गया है। तो बुक का एक अच्छा सीरीज है। अगला देखते हैं, हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है। अभी हम लोग डिस्कस किए थे हिंदी दिवस 14 सितंबर को। अगला देखते हैं, बाहर भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है। भारत का जो है सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ये कौन सा है। ये है ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आसियान के संस्थापक देशों में से एक है। आसियान के संस्थापक देशों में से एक है तो ये हो जाएगा मलेशिया, जो कि जब 8 अगस्त 1967 ईस्वी में किया गया था। अगला, अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम। यहाँ सर्वप्रथम कुत्ते के जो नाम था अंतरिक्ष में गया था उसका बताना है। ये हो जाएगा लाइका। ये सोवियत संघ का एक मिशन था, उसके द्वारा भेजा गया था 1957 ईस्वी में। और अंतरिक्ष का नाम बताना है तो स्पुतनिक 1। अगला देखते हैं, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। हॉकी से हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। इसमें से इनपुट डिवाइस क्या होता है, जो डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजे और आउटपुट जो कंप्यूटर से बाहर आवे। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझिए। इनपुट तो कंप्यूटर में डेटा जा रहा है, ठीक है ना, न कि जो बाहर है, और आउटपुट जो कंप्यूटर से बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे इनपुट पूछा है तो इनपुट को बताना है। ये मॉनिटर क्या है, ये आउटपुट है। हम लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख पाते हैं, ये डेटा को हम लोग बाहर लेते हैं। स्कैनर, स्कैनर से क्या है, डेटा को स्कैन करके अंदर भेजते हैं। तो ये हो जाएगा। स्पीकर से क्या, स्पीकर से भी बाहर आता है। प्रोजेक्टर से निकल कर बाहर डेटा निकलता है। ये सब इनपुट डिवाइस नहीं है, ये सब आउटपुट डिवाइस में आ जाएंगे। अगला है, आस्की का पूर्ण रूप निम्न में से कौन सा है। ये जो आस्की कोड भी होता है तो इसका पूर्ण रूप पूछ रहा है। इसका पूर्ण रूप हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज।
अगला है मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं? जो मोबाइल के जरिए होता है तो क्या कहते हैं? आईएमपीएस। आईएमपीएस का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट मतलब यहाँ से पेमेंट किया वहां पे क्रेडिट हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में HTML का असंक्षिप्त रूप क्या है? ये HTML है। HTML का संक्षिप्त रूप क्या है? यहाँ पे हम ये क्वेश्चन इसी सेट में 3 बार पूछा जा चुका है। ये जो हम लोग 15 सेट का सीरीज जो चला रहे हैं इसी में, तो इसका आंसर आप आराम से दे सकते हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। निम्नलिखित में से क्या 1 पास्कल के बराबर है? निम्नलिखित में से क्या है जो 1 पास्कल के बराबर हो जाएगा? यह 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अगला है सापेक्षिक आर्द्रता को किसकी सहायता से मापा जाता है? ये जो सापेक्षिक आर्द्रता को किसकी सहायता से मापा जाता है? तो ये हो जाएगा हाइग्रोमीटर के द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं। जल विद्युत उत्पादन के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत जिम्मेदार है? ये जल विद्युत उत्पादन के लिए मुख्य रूप से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत जिम्मेदार है? ये हो जाएगा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। इसमें क्या गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा को विद्युत धारा में रूपांतरित किया जाता है। अगला है तापमान का वह पाठ्यांक क्या है जहां पे फारेनहाइट तथा सेल्सियस दोनों पैमाने समान होते हैं? वहां पे जाकर फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों समान हो जाते हैं, तो -40 डिग्री। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग जो लाल क्यों दिखाई देता है? ठीक है, सुबह सुबह सूर्य उगता है तो वहां पे लालपन जैसा आता है, और जब ये डूबता है तो भी वहां पे लालपन दिखाई देता है। तो वो किसकी वजह से दिखाई देता है? ये लाल को छोड़कर और सभी रंग परिवर्तित हो जाते हैं और लाल नहीं होती, इसलिए ये दिखता है। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला कहता है जल चक्र में हिम और बर्फ सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये देखिए आपके 2024 में जो दरोगा का एग्जाम में भी आया था। हिम और बर्फ के सीधे वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे ऊर्ध्वपातन, इसे ऊर्ध्वपातन विधि कहा जाता है। यहाँ पे हिम आइस है डायरेक्ट वाष्प बन गया, द्रव रूप में रहा ही नहीं। अगला है जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन क्या होता है? घट जाता है या बढ़ जाता है? क्या होता है? ये बढ़ जाएगा। अगला देखते हैं। समुद्री जल निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का एक समृद्ध स्रोत है? ब्रोमीन का हो जाएगा, सी ऑप्शन। खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है? खाना बनाने के लिए जो बायोगैस है किसका मिश्रण होता है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है आर्द्र एवं नम वातावरण में उत्पन्न होने वाले काई जैसे प्राचीन पौधे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आर्द्र और नम वातावरण में क्या हो काई जो लग जाता है, घर वगैरह में भी देखते हैं, तो प्राचीन पौधे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बायोलॉजी। लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? ये जो लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? ये एमाइलेज। माइलेज जो एक एंजाइम है वो लार में रहता है, और ये जो होता है स्टार्च को शर्करा से तोड़ने का काम करता है, ये माइलेज। अगला है प्राकृतिक चयन तंत्र को वर्णित करने के पद्धति को रूप में योगतम की उत्तरजीविता वाक्यांश निम्नलिखित में से किसका कथन है? जो कथन है किनका किनका है? यह है हर्बर्ट स्पेंसर का। हर्बर्ट स्पेंसर। मानव शरीर में निम्न में से कौन से प्रकार की शिराएं पेशी उत्तक के भीतर स्थित होती है?
और पास में संगत धमनी होती है, वहां पे पास में क्या संग धमनी होती है, तो ये हो जाएगा गहरी सिराएं। धमनी और सिरा में दोनों में अंतर है, धमनी और सिरा दोनों अलग अलग है। अगला देखते हैं, नेफ्रॉन निम्न में से किसकी सूक्ष्म संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है? जो नेफ्रॉन है किसकी सूक्ष्म संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है? तो ये किसकी है? किडनी की, ये नेफ्रॉन। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य की जो ऑप्शन दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्र भूमि, यहाँ पे खारी आर्द्र भूमि पूछा है, सांभर झील स्थित है? ये राजस्थान हो जाएगा। सबसे खारे पानी का झील है जो ये सांभर झील, सांभर झील कहाँ पे है? राजस्थान। और वुलर झील कहाँ है? वुलर जो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। उसी प्रकार पुलकेट झील है जो तमिलनाडु का है, यहाँ पे पुलिकट झील। और महाराष्ट्र में एक है लोनार झील, लोनार झील महाराष्ट्र में हो जाएगा। और अगला देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का मुख्य थीम क्या था? देखिए कोई भी यहाँ पे रिसेंटली जिसका एग्जाम दे रहे थे, एक बार जितना इम्पोर्टेंट उसका थीम देख कर जाइए, तो उसी में से यहाँ से करंट का सवाल यहाँ से स्टार्ट होता है। तो 2023 का थी सभी के लिए स्वास्थ्य। आइए, किसके द्वारा विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? तो WHO। अब देखते हैं अगला, वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? एक ही में दो दो थीम डाल दिया है, दो। तो हमारे ग्रह के निवेश करना, हमारे ग्रह में निवेश करना इसका थीम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? क्षय रोग 24 मार्च को। और ठीक है, विश्व जल दिवस 2023 की थीम 68 इसका हो जाएगा अभी, जल और स्वच्छता के संकट में समाधान में तेजी से परिवर्तन लाना। ये प्रैक्टिस सेट इस वजह से दो तीन थीम एक ही पूछा गया, हालांकि तीन थीम तो एक ही एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन हाँ आपको थीम को याद करके जाना है। अगला, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस 2023 कब मनाया जाता है? 21 मार्च 2023 को। यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, महिला दिवस कब? 8 मार्च को। अब यहाँ से रीजनिंग का सवाल है, तो आप वीडियो को पॉज करिए और इस रीजनिंग को सोल्व कीजिए, क्योंकि रीजनिंग का सवाल रहेगा, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करके जाइए तो अच्छा है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी प्रकार 72 है, 22 को आराम से देखिए, यहाँ पे कोशिकाएं और उत्तक, तो ये अंग है, और तो अंग क्या हो जाएगा? शरीर। यहाँ पे एक रीजनिंग है, इसका आंसर 435। 24 है, इसका आंसर GEB। सेवेंटी फाइव है, रीजनिंग का सवाल ये भी है, जिसका आंसर है ए। 76, इसमें अगला क्या आएगा जो पूछा है? ए हो जाएगा ए। 77, तो 77 को हो जाएगा बी। 78 का ये सी। 79 का है ए। 80 का यहाँ पे ये डायग्राम दिया गया है, इसको पूरा देखिए। और यहाँ पे नीचे नीचे सवाल दिया गया है,
तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60%। अब यहाँ से इंग्लिश है, तो इंग्लिश में यहाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछ रहा है। द प्रैक्टिस ऑफ प्रेसिडिंग सम वन टू डू समथिंग बाय यूजिंग फोर्स और थ्रेड्स, तो इसका हो जाएगा रफनेस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा था, तो ये हो जाएगा रफनेस। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम इस पूछता है जो मिलता जुलता शब्द इसको बोलते हैं। तो वेंचर, तो वेंचर में क्या होता है, जोखिम उठाना। जोखिम उठाना, तो यहाँ पे देखिए जोखिम उठाना से मिलता जुलता शब्द कौन सा है, तो ये होता है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मीन्स क्या है, रक्षा करना, अटेम्प्ट। और ये है नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट मीन्स होता है अपेक्षा, गार्ड मीन्स रक्षा। तो ये अटेम्प्ट हो जाएगा। अटेम्प्ट लिए मतलब जोखिम लिए कि अटेम्प्ट आप 100 अटेम्प्ट ले रहे हैं, थोड़ा सा जोखिम ले रहे हैं। ठीक है, 82 है, 83। यहाँ पे क्या एरर है जो जिसका दिखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा दिस एक्सरसाइज आर क्वाइट इजर। नहीं, यहाँ पे आर नहीं, यहाँ पे इज का प्रयोग होता है, ये सही हो जाएगा, क्वाइट इजी टू डू, और ये इजियर। यहाँ पे एंटोनिम पूछा है उल्टा वश, तो बोल्ड का हो जाएगा, बोल्ड का क्या होगा, टिमिड। टिमिड मीन्स होता है डरपोक। डरपोक। अब बोल्ड मीन्स क्या होता है, साहसी। बोल्ड है एकदम, बोलने में बोल्ड है, साहसी। और एक है टिमिड, डरपोक। अगला देखते हैं, यहाँ पे भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पर समथिंग दैट इज क्विकली एंड इजिली सेट ऑन फायर एंड बर्नड। ये जगह इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल जो कि समथिंग दैट इज क्विकली एंड इजिली सेट को फायर बर्न करता है, तो इनफ्लेमेबल। यहाँ पे एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम जस्ट अपोजिट वर्ड, हिंड्रेंस। तो हिंड्रेंस क्या होता है, हिंड्रेंस मीन्स बाधा। हिंड्रेंस मीन्स होता है बाधा, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा बैरियर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक ना, इसका जस्ट बैरियर, अवरोध करना, बाधा, अवरोध। अच्छा एंटोनिम पूछा है ना, नहीं नहीं, तो एंटोनिम हो जाएगा एडवांटेज। ऑप्शन नंबर ए एडवांटेज। यहाँ पे बाधा उत्पन्न हो रहा है, तो और एडवांटेज में होता है अनुकूल है, सीधा सीधा। बैरियर में अवरोध, तो ये सेम ही हो जाएगा, सिनोनिम इसका हो जाएगा बैरियर। एंटोनिम पूछा इसलिए ये हो जाएगा एडवांटेज। ठीक है, अगला देखते हैं, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएटिंग मीनिंग ऑफ गिवन इडम्स। इडम ऑफ फ्रेज है, तो अ फाइन स्टेट ऑफ अफेयर, ये फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अन अनप्लेसेंट सिचुएशन। कुछ बहुत ही अनप्लेसेंट सिचुएशन हो जाएगा। अगला है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट ऑफ अंडरस्टैंड लाइन। इस लाइन में यहाँ पे देखना क्या इधर है, some people can only cope with problems by shutting them out of the minds। तो इसका इसमें यहाँ पे आउट ऑफ देयर माइंड्स, आउट ऑफ देयर माइंड्स, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आउट ऑफ देयर माइंड्स। अगला देखते हैं, 10 हिंदी का भी है, यहाँ पे भी अंडरलाइन को भी देखना है, 89 का। द रिवर ओवरफ्लोड इट्स बैंक दैट फ्लोडेड द विलेज। तो यहाँ पे हो जाएगा ओवरफ्लोड इट्स बैंक, ओवरफ्लोड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगला है इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड को देखना है, इसमें कौन सा स्पेलिंग गलत है उसका चेंज करना है। तो गैंगस्टर ठीक है,
फ्रॉस्टर, फ्रॉस्टर का स्पेलिंग इसमें से ये नहीं होता है, ये फ्रॉस्टर में FRAWDSTER हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका स्पेलिंग हो जाएगा FRAUDSTER, ये डब्ल्यू में होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है? तद्धित प्रत्यय इसमें से कोई किसमें लगा हुआ है? तो ये कृपालु। अगला है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बहाव में जो प्रयुक्त शब्द कौन सा है? ये आव है, बहाव। अभिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? अभिष्ट का संधि विच्छेद अभिजोड़ इष्ट। तैरने की इच्छा को कहते हैं, तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? ये तीर्थार्सा। एक दिन इधर से और एक दिन इधर से, दिन दिन शब्द का युग क्या है? इधर दिन और दिवस गरीब, इस दिन में से हो जाएगा दिवस और इधर से गरीब। 96 निम्नलिखित में से आधि व्याधि शब्द का युग्म आधि अर्थ शब्द क्या है? मानसिक कष्ट। दारू का अर्थ क्या है? दारू में क्या होता है? लकड़ी होता है, शराब नहीं। प्रमत्त स्वेच्छाचारी का अर्थ क्या है? प्रमत्त स्वेच्छाचारी का मतलब क्या है? तो हो जाएगा उन्मत्त। अंधे को दीपक दिखाना, अंधे को दीपक दिखाने मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका हो जाएगा ना समझ को उपदेश देना। अंधे को दीपक दिखा रहे हैं, जो ना समझे उसको उपदेश दे रहे हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? इसमें से पर्यायवाची किसका भ्रमर का नहीं है? ये हो जाएगा द्विरद। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, 100 सवाल का सेट है, इसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। आज ये आपका 10 सेट कंप्लीट हो चुका है, 5 सेट अभी और आएगा, तो आप इसे अच्छे से रिवीजन कर कर जाइए, जो आपके आने वाले बिहार पुलिस के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।